स्वागत। आज हम भारतीय संविधान की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां सच कहूं तो ज्यादातर लोग झांकने की जहमत नहीं उठाते। हम बात कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियों की, मतलब शेड्यूल्स की। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची, ये तीनों मिलकर एक तरह से देश का ढांचा तैयार करती हैं। उसकी सीमाएं, उसके सबसे बड़े पद और उन पदों पर बैठे लोगों की निष्ठा। एकदम सही कहा। पहली अनुसूची तो सबसे सीधी सादी है। ये भारत का नक्शा है। नक्शा? इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। उनकी सीमाएं क्या हैं? इसके बिना तो देश की परिभाषा ही अधूरी है। ठीक है, तो नक्शा तैयार हो गया। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर। ये है उन लोगों की तनख्वाह के बारे में जो इन सीमाओं के अंदर सबसे बड़े पदों पर बैठे हैं। और यहाँ कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना। और किसी राज्य के राज्यपाल की 3.5 लाख। हाँ, तो ये सिर्फ आंकड़े हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये उस पद की अहमियत और स्वतंत्रता को दिखाते हैं। जब आप किसी पद की तनख्वाह संविधान में ही तय कर देते हैं तो आप ये पक्का करते हैं कि कोई सरकार अपनी मर्जी से उसे कम या ज्यादा करके उस पद पर बैठे व्यक्ति पर दबाव न डाल सके। मतलब ये एक तरह की सुरक्षा है। हाँ, ये पारदर्शिता भी है और उस पद की गरिमा की गारंटी भी, ताकि वो बिना किसी डर के काम कर सके। इसमें मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजों और CAG, यानी जो सरकार के सारे खर्चों का हिसाब किताब रखने वाली संस्था है, उसके प्रमुख का वेतन भी 2.5 लाख रुपए महीना तय किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका और CAG जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र रहना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है और ये अनुसूची उस स्वतंत्रता को आर्थिक रूप से मजबूत करती है। तो देश का नक्शा हो गया, बड़े पदों की तनख्वाह हो गई। अब आती है तीसरी अनुसूची, शपथ या कसम। इसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों, विधायकों और जजों तक की शपथ का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। हाँ, कि वे पद पर बैठते हुए क्या कहेंगे, क्या कसम खाएंगे। लेकिन रुकिए, मैं ये लिस्ट देख रहा हूं और इसमें कुछ बहुत बड़े नाम गायब हैं। मुझे इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का जिक्र कहीं नहीं दिख रहा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब देश के सबसे बड़े पदों की शपथ ही लिस्ट में नहीं है। क्या ये कोई भूल है? नहीं, ये कोई भूल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है और इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। इन तीनों पदों को, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया कि उनकी शपथ को अनुसूचियों में रखने के बजाय सीधे संविधान के मुख्य अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में जगह दी गई है। अच्छा। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की 69 में और राज्यपाल की 159 में। तो ये उन्हें बाकी सबसे अलग और एक ऊंचा दर्जा देने का तरीका है। मतलब उनकी शपथ इतनी अहम है कि उसे संविधान के मेन टेक्स्ट में ही रखना पड़ा। ये तो वाकई एक शानदार जानकारी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता हर छोटी बड़ी बात को लेकर कितने सजग थे। ठीक है, तो देश का ढांचा तैयार है। अब देखते हैं कि इस ढांचे के अंदर असल में सत्ता और काम का बंटवारा कैसे होता है। इसके लिए हमें चौथी और सातवीं अनुसूची को समझना होगा। चौथी अनुसूची तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। हाँ, ये तय करती है कि किस राज्य से कितने सांसद संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में जाएंगे। ये भारत के संघीय ढांचे की, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा है। ये कैसे? देखिए, ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र में सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों का ही दबदबा न हो, बल्कि छोटे राज्यों की आवाज भी बराबर सुनी जाए। और अब आते हैं उस अनुसूची पर जिसे लेकर शायद केंद्र और राज्यों के बीच सबसे ज्यादा खींचतान होती है। सातवीं अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये काम किसका है, देश की रक्षा कौन करेगा, शहर की पुलिस किसके अंडर आएगी। ये तो घर के काम बांटने जैसा है। इसमें 3 लिस्ट है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। ये वो काम है जो सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, जैसे देश की रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, विदेश संबंध। इन पर पूरे देश के लिए एक ही नीति होनी चाहिए। इसमें अब 100 विषय हैं। और दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ये वो काम है जो राज्य सरकारें देखेंगी, जैसे पुलिस, खेती, साफ सफाई, शराब। क्योंकि हर राज्य की अपनी जरूरतें और हालात अलग होते हैं। इसमें 61 विषय हैं। और एक तीसरी भी है? हाँ, तीसरी है समवर्ती सूची,
कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो काम है जो दोनों मिलकर कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी और तलाक। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। इसमें 52 विषय हैं। यहाँ एक बात खटक रही है। आपने कहा राज्य सूची में अब 61 विषय हैं, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि पहले इसमें 66 विषय थे और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, जो अब 52 हो गए हैं। इसका मतलब 5 विषय राज्यों के अधिकार से निकालकर साझा लिस्ट में डाल दिए गए। ये कब और क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। ये हुआ 1976 में 42nd संशोधन के जरिए। उस दौर को मिनी संविधान का दौर भी कहते हैं। अच्छा। उस समय सरकार को लगा कि कुछ विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी नीति की ज्यादा जरूरत है। इसलिए 5 विषय शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय प्रशासन राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो क्या राज्यों ने आसानी से अपनी शक्तियां जाने दी, या इस पर काफी बहस हुई होगी? उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, तो विरोध के स्वर कह सकते हैं दबे हुए थे। लेकिन ये बदलाव आज भी केंद्र राज्य संबंधों में एक बहस का बड़ा मुद्दा है। यह दिखाता है कि कैसे संविधान में एक छोटा सा बदलाव शक्तियों के संतुलन को एक तरफ झुका सकता है। ये तो हुई केंद्र और राज्यों की बात, लेकिन भारत तो और भी ज्यादा विविध है। यहाँ कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी पहचान है। क्या संविधान उनके लिए कुछ खास इंतजाम करता है? जरूर करता है, और यहीं पर 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका आती है। संविधान ये मानता है कि एक कानून सब पर लागू नहीं हो सकता। 5वीं अनुसूची देश के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन 6ठी अनुसूची इससे भी एक कदम आगे है। वो कैसे? 6ठी अनुसूची खास तौर पर 4 राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये उन्हें जबरदस्त स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी देती है। ऑटोनॉमी किस तरह की? वहाँ स्वायत्त जिला परिषदें, यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जिनके पास जमीन, जंगल, स्थानीय परंपराओं और यहाँ तक कि छोटे-मोटे न्याय से जुड़े मामलों पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है। ये उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच है। तो अब तक हमने जो अनुसूचियां देखी वो ज्यादातर शासन के ढांचे से जुड़ी थीं, लेकिन अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां हमें साफ दिखता है कि संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 8वीं अनुसूची, भाषाएं। बिल्कुल। जब संविधान लागू हुआ तो इस सूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे अलग-अलग भाषाई समूहों ने अपनी पहचान के लिए आवाज उठाई, संविधान ने उन्हें सम्मान दिया। मतलब इसमें भाषाएं जोड़ी गईं। हाँ, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। आज इसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। एक मिनट, इस लिस्ट में अंग्रेजी है? मुझे तो दिख नहीं रही। नहीं। क्या कह रही हैं आप? इस लिस्ट में अंग्रेजी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? हमारे देश में सारे बड़े सरकारी काम, अदालतों के फैसले, सब कुछ तो अंग्रेजी में ही चलता है। हाँ, यही तो इन अनुसूचियों की खूबसूरती है। यह सच है, अंग्रेजी भारत की एक आधिकारिक भाषा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन वो संविधान की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं है। ये इसकी औपनिवेशिक विरासत और भारत में इसके जटिल दर्जे पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। वाह, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं उस अनुसूची पर जो एक पूरी राजनीतिक कहानी कहती है, 9वीं अनुसूची। इसे संविधान बनने के फौरन बाद पहले ही संशोधन में 1951 में जोड़ दिया गया था। इतनी क्या जल्दी थी? जल्दी बहुत थी। देखिए, आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना और भूमि सुधार लागू करना। सरकार कानून बना रही थी, लेकिन जमींदार लोग कोर्ट चले जाते होंगे। बिल्कुल। वो संपत्ति के अधिकार, जो तब एक मौलिक अधिकार था, उसका हवाला देकर अदालत चले जाते थे और कानून रुक जाता था। देश के विकास का काम ठप पड़ गया था। तो सरकार ने इसका क्या तोड़ निकाला? सरकार 9वीं अनुसूची लेकर आई।
ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी कानून इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इससे सरकार को भूमि सुधार जैसे काम तेजी से करने में मदद मिली। हाँ, सामाजिक न्याय के काम तेजी से हुए। और 10वीं अनुसूची, इसे तो हम सब इसके निकनेम से बेहतर जानते हैं, दल बदल विरोधी कानून। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, 80 का दशक आया राम गया राम की राजनीति के लिए कुख्यात था। विधायक और सांसद अपनी मर्जी से अक्सर निजी फायदे के लिए चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते थे। इससे सरकारें गिर जाती थी और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। और इसी को रोकने के लिए 1985 में 52nd संशोधन के जरिए ये अनुसूची जोड़ी गई। सही। लेकिन एक सवाल है, क्या ये कानून आज भी उतना कारगर है? हम आज भी देखते हैं कि विधायक और सांसद पार्टियां बदलते हैं, बस तरीके बदल गए हैं। कभी कभी तो पूरी की पूरी विधायकी पार्टी ही दूसरी तरफ चली जाती है। तो क्या ये कानून सिर्फ कागज पर ही मजबूत रह गया है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कानून ने व्यक्तिगत दल बदल पर तो रोक लगाई, लेकिन सामूहिक दल बदल को मान्यता दे दी। मतलब, जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दें। आलोचकों का कहना है कि इसी लूपहोल का फायदा उठाकर आज भी दल बदल हो रहा है। ये दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और उसकी आत्मा को बनाए रखना दूसरी। तो अब तक हमने 10 अनुसूचियों का सफर तय कर लिया। हमने देखा कि शक्ति दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में कैसे बटी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आखिरी 2 अनुसूचियां इस शक्ति को वहां से निकालकर सीधे हमारे गांवों और शहरों तक ले आती हैं। और ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे क्रांतिकारी कदम था। ये 1992-93 में 73rd और 74th संशोधन के जरिए उठाया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायतों यानी गांव की सरकारों को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां देती है। इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय, जैसे कि? इसमें वो सब कुछ है जो सीधे गांव के जीवन से जुड़ा है। कृषि, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें, महिला और बाल विकास, छोटे बाजार और मेले, पुस्तकालय। इसका मतलब ये है कि आपके गांव की सड़क बनेगी या नहीं, वहां साफ पानी का इंतजाम होगा या नहीं, ये तय करने का अधिकार संवैधानिक रूप से पंचायत को दिया गया है। और इसी तरह शहरों के लिए 12वीं अनुसूची है। बिल्कुल, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं और नगर निगमों यानी शहरी स्थानीय सरकारों की बात करती है। इसमें 18 विषय हैं, जैसे शहरी योजना, सड़कें और पुल, कचरा प्रबंधन, झुग्गी झोपड़ियों में सुधार। ये शासन को सही मायने में लोगों के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश है, ताकि स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। हाँ बिल्कुल। तो 8 अनुसूचियों से शुरू हुआ सफर 12 पर आके पूरा हुआ। ये सिर्फ संख्या का बढ़ना नहीं है, ये तो भारत के लोकतंत्र के गहरे होने की कहानी है। ये कहानी है संघवाद की, विविधता को सम्मान देने की और शक्ति को आम आदमी तक पहुंचाने की। निष्कर्ष यही है कि ये अनुसूचियां संविधान की सूखी पूरी लिस्ट नहीं है। ये वो औजार हैं जिनसे भारत की तकदीर गढ़ी गई है। ये देश की जरूरतों के हिसाब से वक्त वक्त पर बदले हैं और विकसित हुए हैं। तनख्वाह तय करने से लेकर भाषाओं को मान्यता देने और गांवों की पंचायत को अधिकार देने तक, ये संविधान की आत्मा को जमीनी हकीकत में बदलते हैं। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक आखिरी सवाल उठ रहा है। हमने 8 से 12 तक का सफर देखा, जो देश की बदलती जरूरतों को दिखाता है। तो क्या आज की भारत को देखते हुए संविधान में एक 13वीं अनुसूची की जगह हो सकती है? और अगर हाँ, तो उसमें क्या होना चाहिए? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। शायद डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकार, जिनके बारे में आज इतनी बहस हो रही है, या फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, जिस पर हमें राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत है। सोचने के लिए एक बड़ा सवाल है।